नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मैत्रीपाला सिरिसेना अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। महिंदा राजपक्षे ने अपनी हार मान ली है। सिरिसेना को 52% वोट मिले हैं और राजपक्षे को 47% से कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं। किस तरह सत्ता का ये परिवर्तन हुआ, क्या असर होगा श्रीलंका की राजनीति पर, श्रीलंका का जो तमिल मुद्दा है वो कैसे प्रभावित होगा, भारत और चीन के साथ क्या रिश्ते बदल जाएंगे या वैसे ही रहेंगे, और क्या इसे माना जाए कि दक्षिण एशिया की राजनीति में ये एक बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि एक दशक के बाद महिंदा राजपक्षे अपनी कुर्सी छोड़ रहे हैं और सत्ता का परिवर्तन हो रहा है और माना जा रहा है कि अलग तरह की नीतियां लेकर आएंगे सिरिसेना। तो देखते हैं किस तरह से पूरा जो ये क्षेत्र है इसकी राजनीति बदलती है। लेकिन इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण होगा ये जानना कि श्रीलंका के लोगों ने आखिर किस तरह के बदलाव के लिए वोट किया है। मेरे साथ कई मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं लखन लाल मेहरोत्रा जी, जो कि एम्बेसडर रह चुके हैं श्रीलंका में, और ख़ासकर उन दिनों में जबकि भारत और श्रीलंका के रिश्ते एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ से गुजर रहे थे, राजीव गांधी के दौर में खासकर। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं सत्येंद्र रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हैं और विदेशी मामलों की खास जानकारी रखते हैं। पी सहादेवन जी हैं, प्रोफेसर हैं साउथ एशिया स्टडीज़ के JNU में। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि 47 और 52 का जो ये फ़र्क है, क्या ये माना जाए कि ये बहुत बड़ा फ़र्क है या ये फिर एक क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है? देखिए, क्लोज कॉन्टेस्ट की बात तो ये है कि जब ये राजपक्षे ने 2 साल पहले, समय से 2 साल पहले ये चुनाव उन्होंने आयोजित किया, उन्हें, और उस समय जब उन्होंने ये चुनाव को कराने का फैसला किया, किसी के वाइल्डेस्ट ड्रीम में ये बात नहीं थी कि राजपक्षे चुनाव हार भी सकते हैं। ये सारा कुछ जो डायनेमिक्स चेंज होना शुरू हुआ वो नवंबर के आखिरी दिनों में, जब ये मैत्रीपाला सिरिसेना जो कि इन्हीं की सरकार में मिनिस्टर थे, स्वास्थ्य मंत्री थे ये, जब इन्होंने ये इस्तीफ़ा देकर आ गए और पूरे विपक्ष ने इनको अपना वो कैंडिडेट इनको सपोर्ट किया, इससे जो एक वहाँ वोटों का जो पूरा गणित बदला, उसके परिणाम स्वरूप ये नतीजा आया है। तो जहाँ जो चीज़ सोची भी नहीं जा सकती थी, जो पहले कल्पना में भी नहीं थी कि राजपक्षे चुनाव हार जाएंगे, आज भी लोगों को ये, हालांकि पिछले एक हफ्ते से ऐसे संकेत लगने लगे थे कि राजपक्षे हार भी सकते हैं, लेकिन आज भी लोगों को बहुत ही आसानी से ये नतीजा, लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये राजपक्षे एक मेजोरिटेरियन बुद्धिस्ट सिंघली नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने एक बड़ा ही सॉलिड अपना सपोर्ट बेस बना रखा था और वो एक अटूट सा लगता था, और यही आत्मविश्वास था जिसकी वजह से वो आए। तो चूँकि ये वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और श्री सेना भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, सिंघली हैं। जब आखिरी दिनों में 2009 में जब LTTE से जब लड़ाई चल रही थी, तो जाफना के इलाकों का जो देख रेख थी, निगरानी थी, वो श्री सेना के हाथ में थी। तो इनका एक क्रेडेंशियल भी है कि ये एक नेशनलिस्ट हैं। तो इनके बाहर आने से वोटों का जो डिवीज़न हुआ, जो बुद्धिस्ट सिंघली वोटों का डिवीज़न हुआ, उसके साथ तमिल और मुस्लिम वोटों ने इनको पार्टियों ने जो सपोर्ट किया, और जो एक वहाँ की जो मेन अपोजिशन पार्टी है UNP, उसने इनको सपोर्ट किया। इन सारे वोटों के एक जगह इकट्ठा होने का ये परिणाम हुआ है। तो ऐसे 5 लाख वोटों का अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन ये एक असाधारण, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नतीजा है। जी हाँ, प्रोफेसर सहादेवन, ये बताइए फिलहाल कि जिस तरह से माना जा रहा है कि कटिंग अक्रॉस रीजन्स एंड रिलीजन्स पीपल हैव वोटेड फॉर सिरिसेना, व्हाट डू यू थिंक हैज़ बीन द रीज़न, 1, एंड 2, डू यू थिंक दिस वाज अ ग्रॉस miscalculation on the part of Rajpakshe? Yeah, extremely. I think he has miscalculated his own strength, and that's one of the reasons that his downfall led to. I think the reasons for his defeat, which I said, it's not extraordinary in the sense it's only 440,000 votes difference, because who supported Sri Sena? Sri Sena is actually from the same party as the president, the outgoing president, Rajapakse. And he comes from the same community. The same community, and he's a Sinhalese Buddhist, and he's also Sinhalese Buddhist. Both of them actually from the rural southern part of Sri Lanka. I think the reason is, I think it's 2 levels. One is, I think, the consolidation of all the anti or non-SLP political groups. The UNP is a formidable one. The JVP, Janata Vimukti Peramuna, the Tamil political parties, the Muslim political parties, all of them came together under one platform called New Democratic, Front,
and that in a way actually mobilized the vote against Rajapaksa. One, why Rajapaksa really seems to be unpopular? I think his style of functioning for the last 10 years, more so for the last 5 years, has been quite illiberal, not so in the tradition of but the are you democratic. saying that this is actually his authoritarian style which has cost him this? I think it's authoritarian, or maybe the nepotism, the kind of attacks Sri Sena was doing on Rajapaksa. It's nepotism, corruption, or do you think the authoritarian style? It's combination of all. How do you want to keep it in a hierarchical thing? I think the first thing is the style, the whole authoritarian style. He changed made a constitutional amendment that gave him a third term, which he lost now. He undermined various democratic institutions, including judiciary. And there's a massive corruption that went on for the last 7 years at least. And that everyone got to know it. Also, I think the price rise, the cost of living, the number of other things in a way actually cost his own popularity. He's popular in terms of the nationalism. Right. He defeated LTT, so on, but that has not that helped him in the last election, 2010. But that has not really helped him now. He can't cash on every time, Right. मेहरोत्रा जी, बताइए कि फिलहाल जिस तरह से वजह तो अपनी दोनों मेहमान बता रहे हैं, आपकी नज़र में आप नज़दीकी से देख चुके हैं, श्रीलंकन सोसाइटी को भी अच्छे तरीके से जानते हैं, क्यों एक दशक के बाद राजपक्षे को जाना पड़ा और क्यों उन्हें ऐसी उम्मीद लग रही थी कि वो अगर पहले इलेक्शन करा लेंगे तो सब कुछ उनके हक में हो जाएगा, उनके पक्ष में हो जाएगा? ये किस तरह की मिसकैलकुलेशन रही है, आपकी नज़र में क्या है? राजपक्षे को ये लग रहा था, बिल्कुल जाहिर है कि मैंने जो ख़ास तौर से नॉर्थ में, एक तो एलटीटी को हराने के बाद में जब वो इलेक्शन पर आए तो उनको जिस कदर मेजॉरिटी और जिस कदर सपोर्ट और बुद्धिस्ट सिंघाला सपोर्ट मिली थी, तो उसने उनके हृदय में इतना आत्मविश्वास भर दिया था कि वो ये विश्वास कर ही नहीं सकते थे कि कोई दूसरी शक्ति उनको अपने गद्दी से हटा सकती है। दूसरे, उन्होंने नॉर्थ में जो डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू की थी, उससे उन्हें ये लग रहा था कि जो नॉर्दर्न तमिल्स हैं वो भी अब उनके साथ में आ जाएंगे, जो पहले उनके विरोध में थे उनको वो साथ ले आए हैं। किस वजह से लग रहा था ऐसा? क्योंकि इंडिया की सपोर्ट से भारत की जितनी भी पिछले 5 साल की प्रक्रिया रही है श्रीलंका में, उसमें सबसे प्रमुख रही है नॉर्थ में और ईस्ट में तमिल्स के लिए जो कुछ भी वो भरसक कर सकते हैं वो किया उन्होंने। रेलें दोबारा चलवाईं, पोर्ट्स दोबारा खुलवाए, लोगों के लिए घर दोबारा बनवाए, हज़ारों घरों का इंतज़ाम किया और लोगों को कैंप से घरों में लाए, उनको दोबारा बसाया, उनका पुनर्निर्वसन। इस सब से राजपक्षे को ये लगता था कि ये मेरे समय में हुआ तो लोग बाग जो तमिल मुझसे इतने गुस्सा हो गए होंगे एलटीटी के विरोध में, जब मैंने एक युद्ध को जीत लिया तो उनको पहले ये लगता था कि अब नॉर्थ और ईस्ट में बड़ा विद्रोह होगा, लेकिन वो सब उन्होंने कंट्रोल कर लिया और विकास की इस प्रक्रिया से उन्हें ये विश्वास हो गया कि दक्षिण में और बाकी श्रीलंका में तो उनके साथ में सिंघाला हैं ही, लेकिन तमिल भी काफ़ी उनके साथ जाएंगे। तो लेकिन मेहरोत्रा जी, जिस तरह से मेरी बात हुई कुछ श्रीलंकन जानकारों से, अभी हिस्ट्री कांग्रेस के दौरान आए हुए थे, इतिहासकार थे, उनका ये कहना था कि उन इलाकों में अगर अभी भी जाएं जो तमिल डोमिनेटेड इलाके हैं, वहाँ जितना जो विकास दिखता है श्रीलंका के बाकी हिस्सों में, वहाँ पूरी तरीके से पिछड़ा है, नौकरियों की बेहद कमी है, लोगों में काफ़ी हताशा है। तो आपको लगता है कि जिस कवर अप करने की जो कोशिश की गई, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो काफ़ी नहीं रहा? वो बिल्कुल, मतलब अगर वो काफ़ी होता तो टीएनए न जाती मैत्रीपाल श्रीसेना के साथ। देखा आपने कि टीएनए ने तो बिल्कुल एकदम से करवट पलट ली। पहले इलेक्शन से पहले वो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि जैसे राजपक्षे और वो एक साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया और उन्होंने सारे नेशनल इश्यूज़ को उठाया। टीएनए की इस बार की विशेषता आपको ये देखनी चाहिए कि टीएनए का जो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम ये नहीं था कि तमिलों के राइट्स की केवल रक्षा हो या 13+
अमेंडमेंट को आप पूरा करें, उसकी पूर्ति करें। वो कहते थे ठीक है, नेशनल विकास होना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी तो आए। ये तो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी आप देते नहीं हैं, अपने यहाँ भी डेमोक्रेसी का हनन कर रहे हैं। और जो राजपक्षे की ऑथोरिटेरियन स्ट्रीक थी, उससे मैं समझता हूँ बहुत नुकसान पहुँचा। और आपने बिल्कुल सही कहा, नेपोटिज्म जो उन्होंने अपने घर वालों को, अपने सब भाई बहनों को, हालांकि हैरानी की बात यह है कि वो घर वाले बहन भाई भी संतुष्ट नहीं रहे। हाँ, उनमें इंटरनल डिफेक्शन भी देखा गया। उनको वहाँ सबको बढ़ा करके ऊपर लाए और फिर वो भी उनसे संतुष्ट नहीं है। मैं मेहरोत्रा जी वापस आती हूँ मेरे आपके पास। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर चेन्नई से राजेश सुंदरम मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश सुंदरम, और तमिल मामलों को, खासकर श्रीलंका से जुड़ी जो राजनीति है, श्रीलंका को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। वो वहाँ कई बार जा चुके हैं। राजेश सुंदरम, आप चूँकि जो श्रीलंका की राजनीति है उसको बहुत ही करीब से आप देखते रहे हैं, ये बताइए फिलहाल कि क्या आप हैरान हैं जो नतीजे आए हैं उन पर, या आपको लगता है कि ये एक्सपेक्टेड लाइन्स पर हैं? ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें, श्रीलंका में बहुत ही पोलराइज्ड एक एनवायरनमेंट है और उसमें 18% जो है वो तमिल भाषी लोग हैं, यानी कि जो मुस्लिम्स और जो तमिल्स हैं, और जो बाकी 82% है वो सिंहला है। और हमेशा एक पोलराइज्ड वोटिंग पैटर्न देखा जाता है वहां पर। जो श्रीलंका फ्रीडम पार्टी है या यूएनपी है, उसमें पूरी जो सिंहला वोट है लगभग एक साथ जाता है। लेकिन अब जो हुआ है उसमें ये हुआ है कि जो ऑपोजिशन ने जो कंसोलिडेट किया कि उन्होंने तमिल और मुस्लिम वोट तो लिए, लेकिन जो एक डिसअफेक्शन आया था करप्शन की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से, और जो एक अथॉरिटेरियन जो उनका एक स्ट्रीक था कि सारे जो इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी हो या जो बाकी इंस्टीट्यूशन, उन पर जो उनकी पकड़ उन्होंने बना रखी थी, उनकी जो फैमिली देश को एक फैमिली बिजनेस की तरह जैसे चला रहे थे, उसके खिलाफ जो गुस्सा था वो उभर के निकला है। हालांकि जो राजपक्षे का परफॉर्मेंस क्रेडिबल था, लेकिन जो सिंहला वोट में जो डिसअफेक्शन था और जो ये ऑपोजिशन के साथ आके जुड़ा, उससे उनको खासा नुकसान हुआ है। तो ये हवा में तो थी बात कि जो 9 साल 10 साल जिन्होंने राज किया था, उसमें उनको बहुत घमंड एक आना शुरू हो गया था। जो माइनॉरिटीज थे उनके राइट्स का हनन हो रहा था, उनकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थी वो बिल्कुल मीट नहीं की जा रही थी। एक जो पूरी मिलिट्री विक्ट्री उनको मिली तमिल टाइगर्स के से, उसके बाद जो एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो देना था वो उन्होंने कतई नहीं दिया। और एक शॉविनिज्म था, एक सिंहला शॉविनिज्म को हवा देते रहे। बेशक वो शॉविनिज्म अगर एक जगह जो मुसलमान है उनके जो मस्जिदों के ऊपर जो अटैक्स हो रहे थे उसको प्रोवोक कर रहे थे, या जो तमिल थे उनके जो राइट्स के ऊपर जो मिलिटराइजेशन और सिंहलाइजेशन उनके ट्रेडिशनल होमलैंड्स हो रहा था, उसको जो वो लोग प्रमोट कर रहे थे। नहीं तो राजेश, क्या ये कहा जाए, क्या ये कहा जाए कि इस चुनाव में जो डिसाइसिव फोर्स रहे हैं, जिन्होंने जो निर्णायक भूमिका निभाई है, क्या वो श्रीलंका के अल्पसंख्यक हैं? बिल्कुल। अगर वो एक लास्ट मिनट तक जो टीएनए है, तमिल नेशनल अलायंस, जो कि जब तमिल टाइगर्स थे उसी जमाने से जो सारे तमिल्स हैं, जो तमिल नेशनल अलायंस जहाँ पर होती है वहीं पे तमिल वोट करते हैं। और जो मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पर श्रीलंका मुस्लिम पार्टी है, जो रॉफ हकीम की पार्टी है, उनके साथ जाते हैं। और अगर आप देखें तो लास्ट मिनट में अब जो टीएनए भी ऑपोजिशन के साथ आ गई और जो श्रीलंका मुस्लिम पार्टी है वो भी ऑपोजिशन के साथ आ गई। और एक वो कंसोलिडेशन जरूर है, क्योंकि एक गुस्सा था तमिलों में और जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है वहां पर, कि उनके खिलाफ जो वहां पर दंगे हुए, उनके खिलाफ जो एक अल्ट्रा राइट विंग बुद्धिस्ट एक्सट्रीमिज्म का जो उनको सामना करना पड़ा था, उसके खिलाफ जो एक कार्रवाई जो उनको संतुष्ट करती हुई नहीं ली गई थी, उसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ा है। जो ये मुस्लिम और तमिल वोट था वो इनके खिलाफ किया और उसकी वजह से इनका पूरा एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बिल्कुल। राजेश सुंदरम, हम चाहेंगे आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहें। यहाँ स्टूडियो में भी कई मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर Sahadevan, do you agree with Rajesh Sundaram when he says that the minorities of Sri Lanka have been actually the decisive force behind this election? They actually decided who is going to be the next president of Sri Lanka. Absolutely, he's very correct in a way. 440,000 votes difference. If you look at the voting polling statistics, 75 to 80% of the people in the northern province, where the Tamils are majority, voted for Sri Sena.
equal amount of 75% of the eastern provincial Sri Lankan Tamils, even the others, including the Muslims, voted for Sri Sena. That, in a way, actually tilted the balance against Rajapakse. Roughly about, if you have 80% of the people from 2 provinces voting, it's a foregone conclusion. But do you think this is also going to lead to some sort of a reform movement for minorities of Sri Lanka? I think the point is, that's another question in a way. I think, you see, the TNA, Tamil National Alliance, which is representing the Sri Lankan Tamils, they announced their support for Sri Sena only towards the last week of December. And they waited for it. The reason is very simple. They don't want to really, jump the gun and say that they are going to support Sri Sena. That would have actually, sort of taken away the traditional Sinhalese Buddhist vote for Sri Sena. It's a lot of back-channel talks went on for a long time. If you look at the manifesto, Sri Sena is not offering anything to Sri Lankan Tamils per se. Yeah. But they think that, after the election, they can really have a kind of a deal or negotiations to really address some of the very basic issues that is confronting the Sri Lankan Tamils. So, Professor Sahadevan, we have another guest from Colombo on the phone line with us, Mr. Swamne, who's actually a columnist from Colombo. Mr. Swamne, welcome to Rajya Sabha studios. Here we are going to analyze, we're trying to analyze what kind of indication this victory of Sri Sena is for Sri Lankan politics as well as the politics of South Asia. First of all, tell us, how exactly do you feel? Do you think it is the results are on the predictable lines, or people are really surprised? Well, I think just before the election, it was quite clear that Mr. Sri Sena would win, primarily because in December, as Professor Sahadevan said, that Tamil National Alliance informed that they would support unconditionally Mr. Sri Sena's candidacy. So, simple arithmetic would say that Maithripala Sri Sena would win the election primarily because of the votes of the northern and eastern provinces. And that shows in the statistics. Maithripala Sri Sena's majority over Mahinda Rajapaksa is 450,000 votes. But if you take the majority that he got in eastern and northern provinces, it is something like 654,000 votes. So that shows the majority that he got primarily because of the Tamil and Muslim votes in the eastern and northern provinces. Right. But Mr. Swamne, I mean, for last 1 decade, the single largest dominant force on Sri Lankan politics has been himself, Mr. Rajapakse. Up now, with this change of guard, what kind of changes in Sri Lankan politics can we see? And you can understand India's concern about your Tamil population. What kind of policy change we can see towards your Tamil population, since they have completely aligned now with the new president-elect? Well, I don't think there will be a big change after the election for 2 reasons. One is Maithripala Sri Sena's front. It's a formation of different political parties. And you can see a very strong Sinhala Buddhist political party, that is Jatika Hila Urumaya, is one component of that big front headed by Maithripala Sri Sena. So they have very clearly mentioned before the election they will not allow even to extend or expand the 13th Amendment in the Constitution. So that's the kind of thing. So that's right. One reason. And the second reason is most probably if he try to do that, then the Rajapaksa's party will take it up and develop some kind of opposition against the government with the Sinhala Buddhist support. And that's another reason. Right. So I don't think there will be a
But at the same time, the irony is, unless he addressed this issue, I think his government may not be a very stable one. Right. Thank you very much, Mr. Shwane, for speaking to us from Sri Lanka, from Niyagiri, if I'm pronouncing it right. सत्येंद्र जी, ये बताइए कि फ़िलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो भारत के नज़रिए से देखा जा रहा है वो ये है कि जो तमिल सवाल है, जो तमिल क्वेश्चन है श्रीलंका का, भारत में इसको लेकर हम जानते हैं चिंताएं हैं। वो ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। और जो मैं पढ़ रही थी, जो उनका पूरा एक जो वादे किए हैं श्री सेना ने, वो उसमें भी बहुत एक कन्विक्शन कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई ऐसी बहुत ही क्रांतिकारी तब्दीली की बात नज़र नहीं आ रही है। देखिए, अभी श्रीलंका से जो गेस्ट बोल रहे थे, उन्होंने अपनी बात खत्म की ये संदेह जताते हुए कि ये एक स्टेबल सरकार होगी। जिस तरह के समूह इसमें जुटे हैं, जब एक मकसद, जब तक राजपक्षे को हराना था तब तक तो उनमें एक पर्पस ऑफ यूनिटी थी। उस पर्पस ऑफ यूनिटी, उसका जो वो पर्पस उन्होंने अब अचीव कर लिया है। अब सवाल है एक शासन देने का। अब एक बहुत ही एक कठिन स्थिति है। स्थिति इसलिए है कि इनका जो वादा है श्री सेना का, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण वादा है कि ये 100 डेज में पार्लियामेंट्री सिस्टम वापस लाएंगे, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम को ख़त्म करेंगे। अब वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ख़त्म करेंगे तो पार्लियामेंट का नया इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट का नया इलेक्शन होगा अगर ये कर पाए तो, और वो नया इलेक्शन होगा तो फिर किस तरह का मैंडेट आएगा, किस तरह की सरकार बनेगी, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग नहीं जानते हैं। तो अभी चूँकि इस सरकार की स्टेबिलिटी ही इन क्वेश्चन है, और ये कोई एक पार्टी नहीं है जिसका कि कोई एक आइडियोलॉजी या एक एजेंडा हो जिसको कि हम लोग जानते हों। और वो भी ये भी कह रहे थे श्वाने जी कि जो राजपक्षे की जो यानी कि पार्टी है, वो किस तरह का दबाव सरकार पर बनाएगी अगर उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो जी बिल्कुल। और 47%, 47% उनके साथ वोट है, ऐसा नहीं है कि वो वाइप आउट हो गई है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि ये सरकार किधर जाएगी। केवल एक बात, चूँकि इनको तमिलों ने वोट दिया है, तमिल इनके सपोर्ट बेस में है, तो ये एज्यूम करना चाहिए कि इनकी जो पॉलिसीज होगी वो श्रीलंकन तमिलों के इंटरेस्ट के फेवर में होगी। और अगर वो होता है तो तमिलनाडु में उसके अच्छे रिपरकशन होंगे और भारत से उनके संबंध बेहतर होंगे। ये अभी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। मेहरोत्रा जी, बताइए कि फिलहाल दो महत्वपूर्ण सवाल, बहुत समय कम बहुत बचा है, छोटे छोटे से आपसे सवाल जानना चाहती हूँ कि भारत और श्रीलंका के रिश्ते में किस तरह की तब्दीली आप देख रहे हैं। 10 साल की सरकार अभी गई है वहाँ पर श्रीलंका में, और अभी 6 महीने पहले यहाँ भी 10 साल की सरकार निपट के चुकी है। आप समझते हैं किस तरह का बदलाव दोनों देशों के में सरकार के बदलने के बाद? देखिए, दोनों देशों में सरकार बदली है एक स्लोगन पे, वो है परिवर्तन। अब हमारे यहाँ की सरकार कितना परिवर्तन लाएगी और वहाँ की सरकार कितना परिवर्तन लाएगी, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन हम दोनों के जो रिश्ते हैं वो इस पर निर्भर इतना नहीं करते कि उनकी के यहाँ कौन राष्ट्रपति हुआ, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो हम श्रीलंका का आंतरिक विषय मानते हैं। और हम केवल ये चाहते हैं कि जो हमारे परंपरागत रिश्ते हैं जो बहुत मजबूत हैं, कोई भी राष्ट्रपति आए तो हम उससे केवल एक ही अपेक्षा करते हैं कि वो उसको बेहतर से बेहतर बनाने में हमारी मदद करते जी हाँ, हैं। बिल्कुल। आखिरी में पास 30 सेकंड बचे हैं। प्रोफेसर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज यू आर एक्सपेक्टिंग in Sri Lanka's China policy? Do you think, because one of the reasons of the defeat of Mr. Rajapaksa was also his China policy? I think this will be a bit of a slowdown is expected. It's not going to be a great full-flown engagement with the China. But I think my understanding is, I think the Chinese have put in a lot of money. I think they're not going to go away. They're going to be there. But the way that Rajapaksa engaged China, that slowdown is people are calling it almost an economic colonialism, the kind of way that's true. China was going ahead. $5 billion they are actually put in there. It's a huge money in a way. I think it's, China is going to be there, but it won't be a great, honeymoon anymore. Okay, thank you very much. तो फिलहाल जिस तरह की राजनीति नज़र आ रही है पूरे दक्षिण एशिया में, जिस तरह से कहा एम्बेसडर मेहरोत्रा ने कि पूरा बदलाव की राजनीति पूरे दक्षिण एशिया में नज़र आ रही है। अब आगे ये देखना होगा कि बदलाव तो हुआ है, लेकिन जिन अपेक्षाओं और उम्मीदों के साथ जनता ने वोट किया है श्री सेना को, उस पर वो कितना खरा उतरते हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।